Hello everyone, welcome to Anthropod Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic ethnoarchaeology in India और यह एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का 1.3 टॉपिक है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनोआर्कियोलॉजी इन इंडिया, सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स अमंग द हंटिंग, फॉरेजिंग, फिशिंग, पास्टोरल एंड पीजेंट कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग द आर्ट एंड क्राफ्ट्स प्रोड्यूसिंग कम्युनिटीज़। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एथनो आर्कोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ द इंडिजीनियस क्राफ्ट इन इंडिया और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एथनो आर्कोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एथनो आर्कोलॉजी बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, आर्कियोलॉजी और एथनोग्राफी। आर्कियोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट है यूजिंग द मटेरियल रिमेन्स लाइक टूल्स, क्लॉथिंग्स, डेकोरेशंस एक्सेट्रा। और जो एथनोग्राफी होता है वो होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल कल्चर। तो एक पास्ट की स्टडी करता है और एक कल्चर की स्टडी करता है। तो एथनो आर्कियोलॉजी जो है वो एथनोग्राफिक स्टडी है पीपल का फॉर द आर्कियोलॉजिकल रीजन। तो स्टडी जो है वो एथनोग्राफिक है और रीजन जो है वो आर्कियोलॉजिकल है, और जिसका फोकस होता है मटेरियल रिमेन्स पे उस सोसाइटी की रेदर दैन द कल्चर। तो ये होता है एथनो आर्कियोलॉजी। तो यह एक आर्कियोलॉजी का सब फील्ड है जो कि फोकस करता है मॉडर्न डे सोसाइटीज़ और उनके मटेरियल कल्चर को स्टडी करने पे फोकस करता है। और ये किस चीज़ के लिए होता है? टू बेटर अंडरस्टैंड द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। तो जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड है पास्ट का, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस स्टडी का यूज़ किया जाता है। और यह इन्वॉल्व करता है ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग कि कैसे डिफरेंट कल्चर के लोग यूज़, प्रोड्यूस या डिस्पोज करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स का। तो ये है एथनो आर्कियोलॉजी। जो एथनो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं यह फील्ड वर्क कंडक्ट करते हैं और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में इंगेज रहते हैं टू गैदर द डेटा ऑन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़। तो यहाँ पे फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया जाता है जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ हैं उसके डेटा को गैदर करने के लिए। और ये इस डेटा का यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन द प्रोडक्शन, यूज़ एंड डिस्कार्ड ऑफ द आर्टिफैक्ट्स एंड टू डेवलप द मॉडल्स फॉर इंटरप्रेटिंग द आर्कियोलॉजिकल डेटा। तो जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ से डेटा मिला है उस डेटा का यूज़ किया जाता है पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए। किस चीज़ में? इन प्रोडक्शन, यूज़, डिस्कार्ड ऑफ आर्टिफैक्ट्स, और वो मॉडल्स को डेवलप करते हैं फॉर इंटरप्रेटिंग द आर्कियोलॉजिकल डेटा। अगर हम एग्जांपल लें तो लेवाइस बिनफोर्ड्स की स्टडी थी बूचरी प्रैक्टिसेस पे, जो कि लिविंग हंटर गैदरर सोसाइटी है अमंग द नानाम्यूत एस्किमोज ऑफ द अलास्का, जो कि बहुत सारे नए आइडियाज़ देते हैं अबाउट द वे द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में हैव बीन फॉर्म। तो जिस तरीके से आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं वो अभी भी इन सोसाइटीज़ में आइडियाज़ को रिलेट करते हैं कि कैसे वो डेटा मिला, क्या उसका रिलेवेंस है, वो चीज़ों को रिलेट करते हैं। और इसके बेस पे, इस रिकॉर्ड के बेस पे वो उन्हें अलाउ करते हैं टू री एवेल्युएट द बोन रिमेन्स ऑफ द एनिमल ईटन बाय द अर्ली ह्यूमंस एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से उस डेटा का यूज़ करके री एवेल्युएट किया जाता है कि कैसे जो एनिमल्स जिनको हंट किया गया था उनके जो बोन रिमेन्स थे उसको वर्ल्ड के किसी और जगह पे ह्यूमंस ने कैसे खाया था, कैसे उनका यूटिलाइजेशन किया था। यह लेवाइस बिनफोर्ड का स्टडी जो है, जो कि बूचरी प्रैक्टिस पे किया था, ये रिलेट करता है। यहाँ पे मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है? तो यहाँ पे पास्ट सोसाइटी को एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ द जनरलाइज्ड नॉलेज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द एथनोग्राफी ऑफ द कंटेम्प्रेरी। तो जो नॉलेज मिला है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के एथनोग्राफी से, उसका यूज़ करके पास्ट सोसाइटी को एक्सप्लेन किया जाता है। और ये जो कंटेम्प्रेरीज होते हैं ये मॉडर्न सोसाइटीज़ नहीं होती हैं, ये सिंपल सोसाइटीज़ ही होती हैं
जिससे कि ये डेटा रिलेट कर पाता है पास्ट सोसाइटीज़ से। अब एथनो आर्कोलॉजी में देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज़ किया जाता है कि जो रिसर्चर होता है वह सोसाइटी में जाता है और वहाँ प्रेजेंट रह करके ऑब्जर्व करता है लोगों के एक्टिविटीज़ को। दूसरा होता है इंटरव्यूज़, कि ऑब्जर्वर जो रिसर्चर होता है वह कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पुटअप करता है वहाँ के नेटिव पर्सन से, और वो लोग जो रिस्पॉन्स देते हैं उससे डेटा गैदर किया जाता है। सर्वे होते हैं टू कलेक्ट द डेटा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ द मटेरियल कल्चर विद इन अ कम्युनिटी। तो इसके लिए सर्वे यूज़ किया जाता है। एग्जीक्यूशन और एनालिसिस ऑफ मॉडर्न साइट्स, तो जब किसी भी साइट की खुदाई की जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है, तो उससे जो है उसके मटेरियल कल्चर और एक्टिविटीज़ के बारे में आइडिया लगता है। लेबोरेटरी एनालिसिस होता है जिसमें कि जो भी आर्टिफैक्ट्स या मटेरियल्स मिले हैं उसको एनालाइज किया जाता है, और इसके लिए यूज़ किया जाता है पेट्रोग्राफिक एनालिसिस, एक्सरे फ्लोरोसेंस और माइक्रोमॉर्फोलॉजी को। फिर एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी होता है जिससे कि मटेरियल कल्चर को और अच्छे से समझा जा सके। अब इस एथनो आर्कियोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इससे क्या होता है कि मटेरियल कल्चर को समझने में सहायता मिलती है, और इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो एथनो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसके मीनिंग या सिग्निफिकेंस को समझने में इसका यूज़ करते हैं। फिर आइडेंटिफाइंग द पैटर्न एंड द बिहेवियर, कि इससे आर्कियोलॉजिस्ट जो है आइडेंटिफाई करता है कि कैसे किसी भी टूल का यूज़ हुआ, फूड प्रिपरेशन हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो कि पास्ट में प्रेजेंट था। इससे लोगों के बिहेवियर का पता चलता है, पैटर्न्स का पता चलता है। कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, कि कैसे आर्टिफैक्ट्स जो है वो यूज़ हुए थे और किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में उनका यूज़ किया गया था, और इस तरीके से ये एक मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ पास्ट सोसाइटीज़ देते हैं और उनके जीवन जीने का तरीका बताते हैं। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, तो एथनो आर्कियोलॉजी के थ्रू जो कल्चरल हेरिटेज है उसका प्रिजर्वेशन भी होता है, और ये किसके साथ होता है? विद द लोकल कम्युनिटीज़ टू हेल्प प्रिजर्व देम एंड प्रिवेंट देयर लॉस। नेक्स्ट है यह है डेवलपिंग द कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज। तो इस तरीके से समझना कि कैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ जो है वो इन्वायरमेंट और कल्चरल हेरिटेज से इंटरेक्ट करती है, इस बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो डेवलप करते हैं स्ट्रेटजीज़ को टू प्रिजर्व द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड द आर्टिफैक्ट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये एथनो आर्कियोलॉजी के थ्रू किया जाता है। अब एथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो एक डेफिनेशन है कि एक अप्रोच होता है जो कि कंबाइन करता है आर्कियोलॉजिकल और एथनोग्राफिक मेथड्स को टू स्टडी द कंटेम्प्रेरी कम्युनिटीज़ और उनके मटेरियल कल्चर को। इंडिया में जो एथनो आर्कियोलॉजिकल अप्रोच है वो यूज़ किया जाता है टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, सेटलमेंट पैटर्न्स, सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज़। तो इन सारी चीज़ों के लिए इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ एथनो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के एग्जांपल्स हैं जो कि इंडिया में हैं। तो पॉटरी प्रोडक्शन में कंटेम्प्रेरी पॉटरी मेकिंग ट्रेडिशन जो है इंडिया में, उसका स्टडी किया जाता है टू बेटर अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पास्ट पॉटरी प्रोडक्शन। तो पास्ट का जो पॉटरी प्रोडक्शन था वो किस तरीके का था, उसका स्टडी जो है वो कंटेम्प्रेरी जो पॉटरी मेकिंग ट्रेडिशन इंडिया में है उसके स्टडी के थ्रू एनालाइज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लें कि जो पॉटर्स ऑफ खुर्जा है, जो कि यूपी में एक प्लेस है खुर्जा, तो उसका यूज़ करके यूज़ ऑफ व्हील और फायरिंग जो टेक्निक्स यूज़ की जाती थी एंशियंट इंडियन पॉटरी में, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात कर लें तो सेम इसी तरीके से चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे जो पास्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन था उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग ली जाती है थ्रू द कंटेम्प्रेरी वीविंग ट्रेडिशंस। तो जो अभी कंटेम्प्रेरी वीविंग ट्रेडिशंस हैं उसके थ्रू हम आइडिया लेते हैं कि कैसे पास्ट में टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था। तो इसके लिए रिसर्चर्स ने जो है वीवर्स ऑफ जो वाराणसी है जो कि यूपी में है,
और उसकी स्टडी किया कि कैसे जो डिफरेंट टाइप के लूम्स या टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू डाई और डेकोरेट द टेक्सटाइल्स। तो ये है टेक्सटाइल प्रोडक्शन इंडिया में। आर्किटेक्चर की बात कर लें तो सेम वे में जो है एंशियंट इंडियन सेटलमेंट्स को समझने के लिए जो बिल्डिंग प्रैक्टिसेस हैं खासी पीपल का इन मेघालय, उसके थ्रू अंदाज़ा लगाते हैं कि कैसे जो स्टोन और वुड का यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ की बात कर लें तो जो आज के टाइम पे जो कंटेम्परेरी सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं इंडिया में, उसमें जो यूज़ ऑफ प्लांट, यूज़ ऑफ एनिमल रिसोर्सेज हैं, उसको रिलेट करता है कि एंशियंट इंडियन सोसाइटीज़ से। जैसे एग्जांपल लें कि रिसर्चर्स ने एक हंटिंग और गैदरिंग प्रैक्टिसेस का स्टडी किया, मतलब जो बोंडा पीपल हैं उड़ीसा के, उनके हंटिंग और गैदरिंग प्रैक्टिसेस को स्टडी किया और फिर जाना गया कि कैसे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उनका यूज़ किया जाता था एंशियंट इंडियन सोसाइटीज़ में। सो इस तरीके से जो एथनो आर्कोलॉजिकल रिसर्च इंडिया में है उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स प्रोवाइड किए हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडियन एंशियंट इंडियन सोसाइटीज़। और इन कंटेम्परेरी कम्युनिटीज़ और उनके मटेरियल कल्चर को स्टडी करके रिसर्चर्स ने जो है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लिया है ऑफ द लॉन्ग टर्म कल्चरल एंड द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो कि इंडिया के हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को शेप दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वाइवल्स एंड द पैरेलल्स। तो सर्वाइवल और पैरेलल्स ये दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एंथ्रोपोलॉजी में, जिसको सबसे पहले एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टाइलर ने इंट्रोड्यूस किया था इन द लेट 19th सेंचुरी में। सर्वाइवल क्या होता है? तो सर्वाइवल जो है एक कल्चरल बिलीफ होता है, प्रैक्टिस होता है, आर्टिफैक्ट्स होता है जो कि परसिस्ट करता है इवन आफ्टर द ओरिजिनल कंडीशन दैट गेव राइज टू देम हैव डिसअपीयर्ड। तो ये वो कल्चरल बिलीफ या प्रैक्टिसेस या आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो उनका रीजन था, जो ओरिजिनल कंडीशन था उनको क्रिएट करने का, वो खुद ख़त्म हो चुका है। जैसे एग्जांपल लें, जो प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेड है विद द ग्रेव गुड्स और द बिलीफ इन द सुपर नेचुरल बींग्स और स्पिरिट्स मे बी कंसिडर्ड द सर्वाइवल्स फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेड है विद द ग्रेव गुड्स की कुछ आर्टिफैक्ट्स के साथ बरी किया जाता था, और जो बिलीफ था सुपर नेचुरल में या स्पिरिट में, उसे सर्वाइवल कंसिडर किया गया। ओके, तो ये सर्वाइवल हो सकता है फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री। लेकिन जो ये सर्वाइवल्स हैं ये अपना ओरिजिनल मीनिंग या पर्पस लॉस्ट कर चुके हैं। मीन्स के जो उसका रीजन था जिसके पीछे ये प्रैक्टिस की जाती थी बरिंग अपडेट विद द ग्रेव गुड्स, इनका जो पर्पस था, मीनिंग था ओरिजिनल, वो लॉस्ट हो चुका है, बट वो अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि यह एक उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये होता है सर्वाइवल। पैरेलल्स क्या होता है कि पैरेलल्स सिमिलर कल्चरल बिलीफ या प्रैक्टिसेस होता है जो कि इंडिपेंडेंटली डिफरेंट कल्चर्स में अराइज होता है। जैसे एग्जांपल लें कि बिलीफ इन एन आफ्टर लाइफ और द यूज़ ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये डिफरेंट कल्चर्स में पाया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ और इनका जो है डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट कल्चरल मीनिंग्स भी हैं, और इसके साथ जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी डिफरेंट हैं जो कि उनसे एसोसिएटेड हैं। अब हम सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स इन द हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटीज़ में और अदर कम्युनिटीज़ में भी देखेंगे। तो सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स जो होते हैं ये अप्लीकेबल होते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटीज़ पे, which are typically characterized by a subsistence strategy based on the hunting of the wild animals and the gathering of the wild plants। तो जो सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट है या पैरेलल्स का कॉन्सेप्ट है, ये हंटिंग और गैदरिंग कम्युनिटीज़ पे भी अप्लीकेबल है, और यहाँ पे इसको कैरेक्टराइज किया गया है बाई अ सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी, मीन्स प्रोडक्शन इज इक्वल टू द कंजम्पशन, और यह बेस है हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग ऑफ द वाइल्ड प्लांट्स। इन कम्युनिटीज़ में सर्वाइवल्स जो है वह रिफ़र हो सकता है टू द कल्चरल प्रैक्टिसेस और बिलीव्स जो कि अभी तक परसिस्ट है
डिस्पाइट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में चेंज होने के बाद भी ये कल्चरल प्रैक्टिसेस और बिलीव्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर और द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। कि जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस क्या हुआ, एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर लिया गया या फिर नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, इसके बाद भी इन कम्युनिटीज़ में कल्चरल प्रैक्टिसेस या बिलीव्स जो हैं वो परसिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सम हंटिंग एंड द गैदरिंग कम्युनिटीज़ में स्टिल प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हंटिंग और द गैदरिंग। तो कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो अभी भी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हंटिंग और गैदरिंग को प्रैक्टिस करती हैं, इवन इफ़ कि दिस प्रैक्टिसेस हैव बिकम लेस कॉमन, कि जो ये प्रैक्टिसेस लेस कॉमन हो गई ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के चलते ये सारी चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, काफ़ी कम हो चुकी हैं। इसके बाद भी ये लोग ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हंटिंग और गैदरिंग को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसे कंसीडर किया जाता है सर्वाइवल, क्योंकि ये लोग इसको अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्पाइट द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द कम्युनिटी। पैरेलल्स की बात कर लें इस कम्युनिटीज़ में, तो on the other hand may refers to the similar cultural practices or beliefs that arise independently in the different hunting and the gathering communities। सेम वे में है कि ये भी एक कल्चरल प्रैक्टिसेस है या बिलीफ है जो कि इंडिपेंडेंटली अराइज होता है डिफरेंट हंटिंग और गैदरिंग कम्युनिटीज़ में। जैसे एग्जांपल लें कि यूज़ ऑफ बो एंड एरो फॉर हंटिंग मे बी फाउंड इन द मल्टीपल हंटिंग एंड द गैदरिंग कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो जो यूज़ ऑफ बो और एरो है वो लगभग हर सोसाइटीज़ में ही मिलता है अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ है और इसका डिफरेंट कल्चरल मीनिंग और प्रैक्टिसेस है इससे एसोसिएटेड। तो ये होता है पैरेलल्स। अब हम फॉरेजिंग कम्युनिटीज़ में इस चीज़ को देखें, यहाँ पे सर्वाइवल इंक्लूड करता है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द वाइल्ड प्लांट्स एंड देयर यूजेज as well as the practice of sharing food and resources within the communities। और parallels जो है वो सिमिलर चीज़ें करता है कि जो अदर फॉरेजिंग कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड हैं वो भी इस चीज़ का यूज़ करती हैं। फिशिंग कम्युनिटीज़ की बात कर लें तो इसमें सर्वाइवल जो होता है वो इंक्लूड करता है ट्रेडिशनल फिशिंग टेक्निक को या फिर continued reliance on the specific fish species for the subsistence। और पैरेलल्स में इंक्लूड करता है फिशिंग कम्युनिटीज़ में कि जो सिमिलर सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं यह अदर फिशिंग कम्युनिटीज़ जो कि अराउंड द वर्ल्ड है उसमें भी पाई जाती है। पास्टोरल कम्युनिटीज़ की बात कर लें तो ये इंक्लूड करता है ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और द continued reliance on the specific animal फॉर द सब्सिस्टेंस। पैरेलल्स में सेम कंडीशंस होती हैं जो कि अदर पास्टोरल कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड में पाई जाती हैं। पीजेंट्स कम्युनिटी की बात कर लें तो यहाँ पे सर्वाइवल होता है ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर और द कंटिन्यूड रिलायंस ऑन द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और पैरेलल्स जो होता है या अदर पीजेंट्स कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एथनो आर्कोलॉजिकल अप्रोचेस टू स्टडी द इंडिजीनियस क्राफ्ट इन इंडिया। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो एथनो आर्कोलॉजिकल अप्रोच होता है कैन बी यूज टू स्टडी द इंडिजीनियस क्राफ्ट्स सच एज द पॉटरी, वीविंग एंड मेटल वर्किंग दैट हैव बीन प्रैक्टिस्ड फॉर द सेंचुरीज। तो सेंचुरीज से ये यूज़ होती हुई आई हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एथनो आर्कोलॉजिकल अप्रोच को आइडेंटिफाई करती हैं, जिसके थ्रू हम इंडियन क्राफ्ट की स्टडी करते हैं इंडिया में। तो सबसे पहले है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो एथनो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो क्राफ्ट मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उनके टेक्निक्स, टूल्स या मटेरियल से जो कि कंटेम्प्रेरी आर्टिसंस के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। और यह अप्रोच प्रोवाइड कराता है कि मटेरियल कल्चर ऑफ द पास्ट क्राफ्ट ट्रेडिशन को की और ये कैसे टाइम के साथ बदला हुआ है। तो ये रिलेट करती हैं चीज़ें, प्रेजेंट की डेटा है वो पास्ट से रिलेट करता है। ओरल हिस्ट्री की बात कर लें तो
जो एथनो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ये कंडक्ट कराते हैं ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज़ विद द कंटेम्प्रेरी आर्टिसंस। तो ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि कुछ मुँह बातें होती हैं जो लिखी हुई नहीं हैं, और ये सदियों से चली आ रही हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इस तरीके से जो उनका क्राफ्ट ट्रेडिशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें आइडिया लगता है कि कैसे यह डेवलप हुआ क्राफ्ट ट्रेडिशन। दूसरा है मटेरियल एनालिसिस। तो एथनो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो एनालाइज करते हैं जो मटेरियल यूज़ होता है कंटेम्प्रेरी क्राफ्ट प्रोडक्शन में, और इसके थ्रू ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सोर्स ऑफ मटेरियल है या उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स है वो समझने में, और यह चीज़ प्रोवाइड कराता है कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज था पास्ट क्राफ्ट ट्रेडिशंस का, इसके बारे में आइडिया देता है। फिर एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी होती है कि इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है टू रिक्रिएट द पास्ट क्राफ्ट टेक्निक। तो जो पास्ट क्राफ्ट टेक्निक यूज़ की जाती थी उसको रिक्रिएट किया जाता है, और उनके मटेरियल्स को भी टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस है कि ऐसा होता था, इस टेक्निक को रिक्रिएट किया जाता है और फिर कंफर्मेशन होता है कि कैसे जो पास्ट क्राफ्ट ट्रेडिशन था वो उसका इवोल्यूशन हुआ। सो इस तरीके से जो एथनो आर्कियोलॉजिकल अप्रोच है वह जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको हेल्प करता है समझने में कि जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि कैसे जो इंडिजीनियस क्राफ्ट ट्रेडिशन था इंडिया में वह डेवलप हुआ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेडिशंस कैसे अडाप्ट हुए और कैसे चेंज हुए, और इनको किस तरीके से आज यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि यूपीएससी में ये प्रीवियसली ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने इसमें ऐड किया है। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। यह एक ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस होता है जिसमें फार्मर जो है वह एक स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट या वुडलैंड को क्लियर करता है, जो वहाँ पे वेजिटेशंस हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनको काटता है, उनको जलाता है, और वहाँ पे प्लांट क्रॉप स्टार्ट करता है जो मिट्टी बनती है। कुछ साल के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लैंड यूज़ की वजह से डिक्लाइन हो जाती है, और जो फार्मर है वह एक नए एरिया पे मूव कर जाता है, और ये सेम प्रोसेस रिपीट करता है कि पहले जंगल के एरिया को साफ़ करता है, वहाँ के पेड़ पौधों को काटता है, उनको जलाता है, और फिर खेती करता है। इसके मेरिट्स क्या हैं? तो इससे सस्टेनेबल लैंड यूज़ होता है। दूसरा मेरिट है फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इससे फार्मर्स जो है वो जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको अडाप्ट करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस हो गया, डिसीज़ आउटब्रेक हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सारी चीज़ों को अडाप्ट करता है जो कि उनके इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। फार्मर जो है वो ईजिली शिफ्ट हो जाता है नए लैंड एरिया में जहाँ नेसेसरी होता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात की जाती है तो ये एक कल्चरल आइडेंटिटी भी रखता है इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ में, और यह प्रोवाइड कराता है सेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड कनेक्शन टू देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स। तो ये उनके एंसेस्ट्रल लैंड से एक कनेक्शन या कॉन्टीन्यूटी प्रोवाइड कराता है। इनके डेमेरिट्स क्या हैं? इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जब किसी भी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया जाता है, वहाँ के पेड़ पौधों को हटाया जाता है, तो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है और फिर वो दूसरे जगह पे मूव हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होता है, और इससे जो है क्रॉप यील्ड जो है वो कम हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ काटा जाता है तो डिफॉरेस्टेशन होता है, इससे फॉरेस्ट लॉस है। लैंड टेन्योर इश्यूज़ होते हैं कि अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज़ किया जा रहा है तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये लैंड टेन्योर इश्यूज़ हैं। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, कि जो अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर है उसके कंपेयर में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो जनरली लेस प्रोडक्टिव होता है, और इसके वजह से जो पर यूनिट ऑफ लैंड पे जो यील्ड होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चरल सिस्टम है जिसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टेलीग्राम पे आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा।
और आप हमारे वेबसाइट www.veinspiring.com पे विज़िट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।